हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण. सो वी वेलकम ऑल स्टूडेंट्स फॉर दिस संडे मीटिंग. सभी भक्तों का स्वागत करते हैं हमारे इस संडे मीटिंग में. ये एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, पुरूरव और उर्वशी की स्टोरी. बहुत फेमस स्टोरी है श्रीमद् भागवत की. ये देखिए, यहाँ पर श्रीमद् भागवतम है और श्रीमद् भागवतम का 9th कैंटो है, जिसका टाइटल है लिबरेशन. और उस 9th कैंटो में 14th नंबर का चैप्टर है, जिसका नाम है पुरूरव एन्चैंटेड बाय उर्वशी. ये इस चैप्टर का नाम है, आपके सामने मैंने हाईलाइट किया हुआ है. अब आप पूछेंगे कि भाई ये चैप्टर लेने के पीछे क्या आपका इंटेंशन है. सो वो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्यों ये चैप्टर हम सब के लिए. ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग मंदिर में रहते तो ये जरूरी नहीं. नहीं, हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब सीख रहे हैं. और सीखने का जो सबसे बेटर तरीका है वो ये है कि हम कम से कम गलती करके सारी चीजों को सही समय पर सीख ले. लंबा समय भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा समय लगेगा फिर उतना हो सकता है कि इंजुरी ज्यादा हो, ट्रॉमा ज्यादा हो. सो ये सारे जो सेशंस है हम एक ही पर्पस से ले रहे हैं कि ट्रॉमा और इंजुरी कम हो. यस, कुछ किसी ने हैंड रेस किया था, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप. साक्षी, कुछ कहना है आपको? ओके. तो ये जो सेशंस हम लेने वाले हैं, विल ट्राई टू मेक इट एवरी संडे, 2:30 टू 3:15, 45 मिनट्स का लेंगे, और क्वेश्चन आंसर उसके बाद हम 10-15 मिनट जो भी है वो लेंगे. तो बेसिकली इंटेंशन यही है कि यूथ एक ऐसा फेज होता है, लाइफ का हैपनिंग फेज है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने की जो डिजायर है वो बहुत नेचुरल है. वो गलत नहीं है, वो इस लाइफ का एक हिस्सा है. बट होता क्या है कि सब कुछ नया नया होता है और सब कुछ अच्छा अच्छा भी लगता है. तो वो अच्छा अच्छा लगने का जो अनुभव है, उस अनुभव में हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि इसके रिperकशंस क्या है, इसके एंड रिजल्ट्स क्या है. ये हम देखना भूल जाते हैं. मैं आपको एक बहुत सुंदर स्टोरी बताता हूँ, हाल ही में मैंने पढ़ी थी ये एक तालाब है बड़ा, वहां पर कई मछलियां रहती है, लेकिन उनमें से तीन मछलियों की ये स्टोरी है. ठीक से सुनिए, बहुत कुछ कहने वाली ये स्टोरी है और हम सबकी स्टोरी है ये. तो ये तीन जो मछलियां है, बहुत अच्छी दोस्त है ये तीनों. एक मछली जो है वो थोड़ी सीनियर है, तो उसका नाम है दूरदृष्टि. दूसरी जो है उसका नाम है मध्य दृष्टि, और तीसरी जो है इसका नाम है अज्ञ. ऐसे तीन मछलियां, तीन दोस्त है ये. तीनों के अलग अलग थॉट प्रोसेस है. जैसे दूरदृष्टि का मानना ये है कि भाई प्रॉब्लम आते ही रहेंगे लाइफ में, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करता हूँ, तुरंत उस पर सॉल्यूशन निकालता हूँ, मैं वेट नहीं करता. दूसरे जो है मध्य दृष्टि, उसका कहना है कि भाई प्रॉब्लम जब आएगा मैं समझूंगा या समझूंगी, और उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगी कि इस पर सॉल्यूशन क्या है, और मेरे पास क्विक सॉल्यूशन है तो मैं तुरंत उस सॉल्यूशन को अपना लूंगी. आज्ञा का कहना है कि भाई प्रॉब्लम जब आएगा तब देखेंगे. कई बार तो प्रॉब्लम आता भी नहीं है, हम बस सोचते रहते हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार होता है कि प्रॉब्लम आता ही नहीं. तो एक जो है वो आगे की सोचता है, एक जो है वो आने के बाद इमीडिएट उस पर कुछ रिएक्शन करता है, और लास्ट जो है वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, होगा तो मैं देख लूंगा, तब का तब देखेंगे. ऐसी उसकी मानसिकता है. और तीनों थॉट प्रोसेसेस का जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा अलग है. तो होता क्या है, ये लोग एक तालाब में रहते हैं, बहुत पानी है, सुंदर सब कुछ, खाने पीने की व्यवस्था है. और एक समय ऐसा आता है कि
तालाब भले ही कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक साल बारिश नहीं होती वहां पर, और बारिश न होने के कारण तालाब का जो पानी है उस साल के समर सीजन में पानी सूखने लगता है। और कहीं ना कहीं दूरदृष्टि को ये पता चल जाता है कि अभी तेज धूप में पानी धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। आगे इस साल बारिश होगी नहीं होगी पता नहीं। तो दूरदृष्टि उसके दोस्तों को बुलाता है, सबको बुलाता है, और कहता है कि भाई पानी पिछले साल बारिश नहीं हुई थी, पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। आज तो पानी ठीक बहुत ठंडा है, सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर कुछ हो गया तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो सब लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं, तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इतनी क्या जरूरत है सोचने की, सब ठीक हो जाएगा, बारिश आ जाएगी। लेकिन दूरदृष्टि को एक अंदाजा आ जाता है कि इतने सालों का जो उसका अनुभव है, कब बारिश होती है कैसे होती है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो शिफ्ट हो रहा हूँ नदी में, वहां पर कंटिन्यूस पानी का फ्लो रहता है। तो ये जो तालाब है इनका और नदी, इनको कनेक्ट करने वाला एक नाला है, क्योंकि एक छोटा सा टनल है जो कनेक्ट करता है इन दोनों को। तो दूरदृष्टि क्या करता है, उसको जैसे समझ जाता है कि भाई इस साल भी बेटर चांसेस है कि बारिश नहीं होगी ठीक से, और पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, इतना कम कि इधर मछुआरा पकड़ लेगा, नहीं तो सन के सूरज की धूप में पानी पूरा सूख जाएगा, हम लोग मर जाएंगे ऐसे। तो दूरदृष्टि उस टनल का सहारा लेता है और निकल जाता है समंदर में। और पानी बहुत होता है टनल में, क्योंकि तालाब में पानी और कनेक्टिंग है, पानी बहुत है, आराम से निकल जाता है। नदी में जाकर बड़ा आनंद से रहता है, पानी है, खाना पीना सब कुछ है, उसका तो काम बन गया। अब बाकी के जो लोग हैं, जैसे ये मध्य दृष्टि और अज्ञ, ये जो है, अब मध्य दृष्टि को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि भाई लंबा समय हो गया, बारिश आने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे, और पानी जो है बहुत कम हो रहा है, रैपिडली कम हो रहा है। और इस अगर स्पेस में अगर पानी कम हो जाएगा तो पानी बचेगा नहीं, हमको इधर मछुआरा पकड़ कर ले जाएगा, नहीं तो पूरा तालाब सूख जाएगा, फिर तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। अब तब तक होता क्या है, ये इनके लेक को और जो नदी है इसको जो कनेक्ट करने वाला जो छोटा सा झील है ना, छोटा सा जो पैसेज है, जिससे पानी बहकर नदी तक जाता है, अब वो होता क्या है, धूप के कारण सूख जाता है, उसमें पानी है लेकिन बहुत कम है। अगर कोई मछली उसमें से चली जाए तो उसको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि कीचड़ ज्यादा है और पानी ऊपरी ऊपरी सतह पर है, तो वो फ्लो नहीं कर पाएगी मछली उसमें। और जैसे मध्य दृष्टि ये देखता है कि बाप रे, इधर का पानी तो सूख गया, उसको पता चल जाता है कि अभी मुझे इस पॉन्ड से लेकर नदी तक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ने वाली, हो सकता है अटक भी जाओ बीच में। तो लेकिन वो डिसाइड करता है कि इमीडिएट सॉल्यूशन मुझे चाहिए और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। वो तुरंत जाता है उस छोटे से कनेक्टिंग पैसेज से, लेकिन कीचड़ है, पानी कम है, वो अपने शरीर को खींचता 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 जाता है, उसके चमड़ी को लग जाता है, कहीं चोटें आती, कहीं खरोच आती, लेकिन कैसे वैसे वो कीचड़ से निकलते 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 नदी तक पहुंच जाता है। अब दूरदृष्टि से इसको पीड़ा बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि पानी कम है। दूरदृष्टि के समय पानी बहुत आसानी से पहुंच गया, मध्य दृष्टि के टाइम पानी कम है, कीचड़ ज्यादा है, तो घिसते घिसते उसे, लेकिन नदी तक पहुंच गया कैसे करके। नदी में जाता है, कुछ समय लगता है, उसे रिपेयर हो जाता है, उसका शरीर फिर से ठीक हो जाता है, आनंद से रहता है मध्य दृष्टि। तीसरा होता है अज्ञ। ज्ञ माने जानने वाला, अ माने नहीं, जो जानता नहीं है, उसका नाम अज्ञ। तो अज्ञ कहता है कि अरे ठीक है ना, अभी भी पानी है, देखेंगे कल जो होगा वो, और धीरे धीरे वो ये भूल जाता है कि पानी बहुत शार्पली कम हो रहा है। अब भले ही इसके तालाब में पानी है, लेकिन जब तक इसको ये क्लिक होता है कि इस यहां से अगर मुझे नदी तक पहुंचना है, तो बीच का जो सील है, जो कनेक्टर है, उसमें पानी ऑलरेडी सूख चुका है, माने उसमें पानी रहा ही नहीं, वो पूरा जो उसका मड है वो ड्राई हो चुका है। अब इसके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्या, कि जो धूप है वो पानी उड़ाएगी, और दोपहर के समय तो पानी इतना गर्म हो जाता है, मछली तड़पती है उस पानी में, और धीरे 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 करते करते अब ये बाहर भी नहीं निकल सकता, ये अंदर भी नहीं रह सकता, पानी उड़ जाता है, पूरा तालाब जो है सूख जाता है, और ये मछली वही तड़प तड़प के मर जाती है। अब हम में से मैक्सिमम लोग पहले कैटेगरी में भी नहीं आते, दूसरे कैटेगरी में भी नहीं आते, हम में से मैक्सिमम लोग तीसरे कैटेगरी में, उनमें मैं भी हूँ। मैं भी कई चीजें गलती करके सीखा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करें जो मैंने गलती करके सीखा है। तो लाइफ में हमको कहीं ना कहीं आइदर दूरदृष्टि नहीं तो कम से कम मध्य दृष्टि वाला बनना ही होगा। दूरदृष्टि वाले रहेंगे तो बहुत कम डैमेज होगा,
क्योंकि सारी चीजें हम समझते जानते और उस तरह से एक्ट करते। मध्य दृष्टि ठीक है, एक अच्छे सेफ डोमेन में पहुंच जाता है, लेकिन उसे जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बीच का जो कनेक्टर है उसका उतना पावरफुल नहीं रहा। और अज्ञा तो ऐसे भी तड़प तड़प के मरने वाला है। और आज का मेजर यूथ जो है वो इस अज्ञे कैटेगरी में है, क्योंकि उनको लाइफ की रियलिटीज ही नहीं पता है। उनके लिए सब कुछ एकदम गुड़ी गुड़ी है, उनको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और फिर बाद में होता क्या है, सीरियस लाइफ में डैमेज होता है, ट्रॉमा होता है, खास करके रिलेशनशिप में। तो ये जो सेशंस हम लोग लेने वाले हैं, ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड होंगे, जिसमें हम ये स्टोरी को एनालाइज करके ये सीखेंगे कि भाई मुझे कहाँ कहाँ चौकन्ना रहना है। अगर सिचुएशन ए आती है तो क्या करना है, सिचुएशन बी आती है तो क्या करना है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है, मोस्टली मोस्टली यूथ का जो इनिशियल रिलेशनशिप है वो फिजिकल अट्रैक्शन पर ही होता है। वहां पर एक कोर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती उस व्यक्ति की, और फिर उस व्यक्ति को अपना माना जाता है। और फिर विदाउट एनी एनालिसिस उस व्यक्ति से जब डीलिंग्स बढ़ता है, वो व्यक्ति अगर सामने वाला अगर ठीक से रिस्पॉन्ड करे तो ठीक, नहीं तो एक समय आता है कि रिलेशन ब्रेक हो जाता है, और सीरियस 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 ट्रॉमा में बच्चे फंस जाते हैं। फिर उससे निकलने के लिए कोई ड्रग एडिक्ट बन जाता है, कोई शराब का सहारा लेता है, कोई गलत मूवीज का सहारा लेता है, और इस तरह से पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। तो ये सेशंस किस लिए लिए जा रहे हैं, ये सेशंस इसलिए लिए जा रहे हैं कि फर्स्ट हैंड रेडी रहे कि लाइफ के कौन से सिचुएशन को कैसे डील करना है। इसलिए देखिए, प्रभुपाद बार बार ना ये बात को कहते हैं कि आपको भागवत सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्संग करने वाले और न करने वाले दोनों में बहुत अंतर होता है। ऐसा नहीं कि जो सत्संग करता है वो गलती नहीं करेगा, वो भी गलती करता है, दोनों लोग गलती करते हैं। तो एक मेजर जो डिफरेंस होता है वो ये है कि जो सत्संग करता है, वो जो सुनते रहता है हमेशा, वो अपनी गलती को खुद पकड़ लेता है, ना भी पकड़े अगर दूसरा पकड़ ले तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो सत्संग ही नहीं करता है, जो सुनता ही नहीं है, जो समझता ही नहीं है, उस व्यक्ति को लगता है मैं गलती क्या कर रहा हूँ, सभी लोग कर रहे हैं, और तो मैं करूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या गलत बात क्या है इसमें। और जब तक उसके एंड रिजल्ट सामने आ जाते हैं, ये उसमें बुरी तरह से फंस चुका होता है, बुरी तरह से फंस चुका होता है, ये यहाँ से निकल भी नहीं सकता और उसके बगैर रह भी नहीं सकता, ऐसी भयंकर उसकी अवस्था हो जाती है। इसलिए सत्संग जो है वो एक अलार्म क्लॉक की तरह है। अलार्म क्लॉक को जब हम सेट कर देते हैं तो बराबर राइट टाइम पर बजता है। वैसे ही हम अगर सुनते रहेंगे, बार बार भागवत सुनते रहेंगे, गीता सुनते रहेंगे, तो अलार्म क्लॉक की तरह जब समय आएगा बराबर हम क्या करेंगे, वो रिंग जैसे ही बजेगी हम चौकन्ने हो जाएंगे, और फिर वहां से बाहर निकलने का रास्ता जल्दी 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 ढूंढ लेंगे, और हम आसानी से वहां से निकल सकते हैं कम से कम डैमेज के साथ। तो ये हमारा एजेंडा है ये सेशन शुरू करने के लिए, इसलिए हमने ये चैप्टर चुना। इसके दो पार्ट्स है। एक नाइन्थ कैंटो में आता है पहला सेक्शन इसका, और दूसरा जो सेक्शन है इसका वो आएगा 11th कैंटो में। तो हम दोनों पार्ट कवर करने वाले हैं। एक में पुरुरवा की स्टोरी है, और दूसरे में पुरुरवा के रियलाइजेशंस है कि भाई मैंने जो प्रेम किया उस व्यक्ति से, उर्वशी नाम की जो अप्सरा है उससे मैंने जो प्रेम किया, उसके साथ जो टाइम मैंने स्पेंड किया, उसके साथ जो मैंने लव केयर अफेक्शन शेयर किया, और एक जब वो चली जाती है उसको छोड़कर, उस समय वो इतना सीरियस क्राइसिस में है, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और एक टाइम आता है कि वो यहाँ से इंटर प्लानिटरी ट्रैवल करता है, माने यहाँ से वो स्वर्ग में जाता है, वहां पर उसके साथ रहता है, और उसके साथ फिर से यहाँ पर भी रहता है, वहां पर भी रहता है, और एंड में वो एक कंक्लूजन पर आएगा कि भाई इतना सब कुछ अनुभव करने के पश्चात फिर पुरूरवा 11th कैंटो में उसका साक्षात्कार बताया कि व्हाट आई रियलाइज आफ्टर हैविंग अ रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप, मान लो कि लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, तो यहाँ पर पुरूरवा जो है वो अपना अनुभव शेयर करेगा रिलेशनशिप के बारे में। दूसरी बात यहाँ पर एक हमको याद रखना होगा कि जैसे यहाँ पर हम जानते हैं उर्वशी, उर्वशी एक लड़की है। ओके। और पुरूरवा राजा है, माने एक लड़का है। तो यहाँ पर हम दोनों को है ना कहीं
मेल फीमेल साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। आज का यूथ इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि दोनों के थॉट प्रोसेस अलग है, दोनों की नीड्स अलग है, दोनों के एक्सप्रेशन स्टाइल्स अलग हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं। ये तीन चीजें जब तक आप ठीक से नहीं समझोगे, रिलेशनशिप में आप कभी कभी हैप्पी नहीं रह पाओगे। यू विल ऑलवेज फेस स्ट्रगल इन योर रिलेशनशिप, क्योंकि आप पहले खुद को नहीं समझे, खुद की नीड्स को नहीं समझे, आप आपके एक्सप्रेशन स्टाइल को नहीं समझे, आप आपके नीड्स को नहीं समझे। तो उर्वशी जो है, बीइंग अ गर्ल, शी विल टेल समथिंग विच मे डिस्टर्ब सम फीमेल्स और सम गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पर वो लड़की होने के बाद लड़की किस तरह से व्यवहार करती है उसके बारे में भी बताएगी। शी हरसेल्फ विल शेयर हाउ अ गर्ल बिहेव्स, व्हाट इज हर थॉट प्रोसेस। ओके, सो गर्ल्स के लिए यहाँ पर एक हम क्या कहेंगे, नॉट वार्निंग बट वी वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पॉइंट कि यहाँ पर एक लड़की अपना जजमेंट दे रही है लड़की के बारे में। सो इट्स नॉट अ मेल गिविंग अ जजमेंट, अ फीमेल herself इज गिविंग अ जजमेंट एज टू हाउ अ गर्ल थिंक्स। ओके, सो और जब आप उसके रिलेशन सॉरी रियलाइजेशन सुनोगे, किसके, उर्वशी के, किसके बारे में, एक लड़की, एक फेमिनाइन जेंडर के बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं एक शॉक भी लगेगा। बट आई विल क्लैरिफाई दैट, क्योंकि प्रभुपाद जी उसको तात्पर्य में बहुत क्लियरली लिखते हैं कि व्हाट शी इज सेइंग एंड अबाउट whom शी इज सेइंग। सो ये जब आपका क्लियर क्लियर हो जाएगा, सो यू विल फील कि नहीं बाबा, यस, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तीसरा मुद्दा यहाँ पर है कि हमने ये शास्त्र ही क्यों चुने, वी कुड हैव टेकन सम अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, राइट। कि भाई हम लोग को ये भागवत गीता ही क्यों लेनी है या भागवतम ही क्यों लेना है, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। बिकॉज भागवत या जो दूसरे पुराण है, ये सारे केस स्टडीज से भरे पड़े हुए हैं। इसमें वो सारी केस स्टडीज है, इसमें वो सारे इवेंट्स है, इसमें वो सारे एंड रिजल्ट्स है। जो एक लड़का और एक लड़की जब रिलेशन में आते हैं तो उनका स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो लड़का वो लड़की उस स्टेप पर क्या क्या अनुभव करेगी, इसका पूरा 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 एनालिसिस किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर वेल रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे जैसे हम प्रेजेंट करेंगे आपको एक क्लैरिटी आएगा कि हाँ भाई शास्त्र कितने क्लियर है, शास्त्र कितना क्लैरिटी देते हैं, अगर हम इसको पढ़े तो हम बहुत सेफ रहेंगे। ओके, और माइंड जब रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कौन से स्टेज पर वो कितना अटैच होगा, ये सारी जो चीजें हैं, ये हम ये सत्रों में देखने वाले हैं। चौथा एक पॉइंट ये है कि माइंड जो हमारा है वो लिविंग और डेड में ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाता है कई बार। उसके जो रिस्पॉन्सेस है अटैचमेंट को, लिविंग चीज हो या डेड मैटर हो, तो इसके रिस्पॉन्सेस काफी सेम है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक रिसर्च किया गया न्यूरोलॉजी में, माने ब्रेन से जो कनेक्टेड है उसमें। तो वो लोग जो है रिसर्चर्स, वो ड्रग एडिक्ट्स पर काम कर रहे थे कि भाई ये ड्रग एडिक्ट सोचता कैसे है, करता क्या है, इसका ब्रेन कैसे काम करता है, इसका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है। तो जब उन्होंने कई सारे ड्रग एडिक्ट्स का ब्रेन स्कैन किया, तो उस ब्रेन स्कैन में उनको एक एरिया है वीटीए करके, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ये ब्रेन का एक हिस्सा है। ओके, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। तो ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया का काम क्या होता है, ये डोपामिन रिलीज करता है। हम्म? तो इन्होंने देखा कि ये ड्रग एडिक्ट्स में ये इनके ब्रेन का ये जो वीटी है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। माने वो इतना हाईली उस स्क्रीन पर इतना डार्क दिख रहा था, उससे वो समझ गए कि अच्छा ये एरिया इनका बहुत ज्यादा अलर्ट है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। और एक्टिव क्यों है, क्योंकि इनका एक एलिमेंट है, एक मैटर का एलिमेंट है ड्रग, जिस पर इनका डिपेंडेंसी हो चुका है। और अगर इनको ड्रग्स न दिए जाए तो ये एरिया इनका बहुत हाईलाइट हो जाता है और ये एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इनका ये दिस इज अ साइन ऑफ डिपेंडेंसी। तो वीटीए कब हाईलाइट होता है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर डिपेंडेंट हो जाता है, राइट। ओके, समझ गया ये आता है। अब इन्हीं रिसर्चर्स ने और कुछ आगे जाकर इस रिसर्च को बढ़ा कि क्या भाई खाली ड्रग एडिक्ट का ही वीटीए अलर्ट पर रहता है क्या, या हाईलाइट होता है क्या। तो उन्होंने जिन जिन
लड़के लड़कियों का रिलेशन है, रिलेशनशिप में है, काफी समय से एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, और किसी कारण इनका ब्रेकअप हो चुका है। हाल ही में इनका ब्रेकअप हो चुका है। तो इनके भी ब्रेन का स्कैन किया, और आप अमेज्ड हो जाओगे कि इनमें जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिन व्यक्ति के साथ लड़का लड़की से, लड़का लड़की से अटैचमेंट जो था, उनमें भी ब्रेन का और कोई हिस्सा नहीं, ओनली वीटीए वॉज हाईली एक्टिव। मुद्दा क्या है? कोई ड्रग से एडिक्ट हो चुका है, कोई ड्रग पर डिपेंड हो चुका है, कोई किसी गर्लफ्रेंड पर हो चुका है, कोई बॉयफ्रेंड पर हो चुका है, कोई मोबाइल पर एडिक्ट हो चुका है। अलग अलग चीजों पर जब हम डिपेंड होते हैं तो ब्रेन उसको दिखाता है कैसे, वीटीए में अलर्ट करके। वीटीए को हाईलाइट जब हो जाता है तो पता चल जाता है कि इसकी डिपेंडेंसी हो चुकी है उस व्यक्ति पर, उस वस्तु पर, उस स्थिति पर। और जब डिपेंडेंसी हो जाती है किसी भी चीज पर, तो बिहेवियर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। ओके। सो इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा उतनी ज्यादा अटैचमेंट, जितना ज्यादा अटैचमेंट उतनी ज्यादा डिपेंडेंसी। और ये डिपेंडेंसी इतनी भयंकर है, इतनी भयंकर है कि हमको पूरा वीक कर देती है, पूरा डिसफंक्शनल कर देती है। और ये सब का सब आप पुरुरवा की लाइफ में देखोगे। उर्वशी तो चली जाएगी उसको छोड़कर, बट पुरुरवा का जो डिपेंडेंसी मोड है वो इतना भयंकर है। और उर्वशी चूंकि एक क्राइटेरिया लेकर आई थी रिलेशनशिप में, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे, तो उसको पता है कि मुझे रिलेशनशिप थोड़े समय के लिए चाहिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। लेकिन पुरुरवा ये समझ नहीं पाया उसके स्टैंड को, और पुरुरवा इतना डिपेंडेंट हो गया, इतना डिपेंडेंट हो गया उस व्यक्ति से, कि एक समय आता है जो पुरुरवा, जो पूरे दुनिया का राजा है, वो नंगा घूम रहा है, बिना कपड़े के घूम रहा है, और सिर्फ चिल्ला रहा है उर्वशी उर्वशी उर्वशी, बिकॉज ही इज अटैच टू हर पर्सनल प्रेजेंस। दूसरा एक केस आएगा, वो भी नाइन्थ कैंटो में ही है, ययाति महाराज का। ययाति महाराज का स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है, बट उसका पैरामीटर अलग है। पुरुरवा जो है वो उस व्यक्ति से अटैच हो चुका है, ययाति महाराज व्यक्ति से कम, लेकिन व्यक्ति से जुड़ी चीजों से। जैसे पुरुष है ययाति महाराज, राजा है, तो वो देवयानी उनकी जो वाइफ है, उसके फिजिकल इंटीमेसी से ज्यादा अटैच्ड है। उनको देवयानी से कम और देवयानी के फिजिकल इंटीमेसी से ज्यादा उनका पॉजिटिवनेस हो चुका है। माने इन शॉर्ट वो कहेंगे कि वो सेक्सुअली उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हैं, और उसके बगैर वो नहीं रह पाते। इस कदर तक वो अटैच है देवयानी से फिजिकली। माने उसके साथ बार बार संग करना चाहते हैं, इतने अटैच है कि उनके बेटे की जवानी वो मांग लेते हैं। वाई? बिकॉज ही सेज कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरा लस्ट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। और आज का यूथ इन दोनों में से एक चीज में होता है, या फिर एक से दूसरे केस में चला जाता है। पहले तो व्यक्ति से अटैच हो जाएगा, और बाद में उसकी फिजिकल अपीयरेंस से, फिजिकल प्रेजेंस से, और उसके साथ जो चीजें जुड़ी है उससे अटैच हो जाएगा। तो शास्त्र यही बताता है कि हमारा सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वो है लस्ट। अब एक मुद्दा मैं और आपको बताऊंगा। तो फिर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, अगर ना भी आए मन में तो मैं डाल रहा हूं आपके मन में, कि क्या लस्ट बुरा है? नहीं, लस्ट बुरा नहीं है। लस्ट बुरा बनता है कब? जब हम उसको, उसके पर्पस को नहीं समझते हैं। ओके। लस्ट का एक पर्पस है, लस्ट को पर्पस से बनाया गया है, इट इज नॉट haphazard थिंग। तो लस्ट का पर्पस क्या है? लस्ट इज यूटिलिटी बेस्ड। एक बच्चे को जन्म देने के लिए लस्ट को यूज किया जाता है, ताकि दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ आए और एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सके। इसके ऊपर सेक्स का और कोई कोई पर्पस नहीं है। अगर किसी ने लगाया है तो वो पूरी तरह से गलत है। सेक्स का एक ही पर्पस है, जस्ट टू बिगेट अ चाइल्ड, बस। फिर आप कहेंगे आप ऐसे कैसे कह सकते हो, पूरी दुनिया तो इस पर चल रही, बराबर, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। ये आपको तभी समझ आएगा जब आप, आपके
रिलेशनशिप में जब इन्वॉल्व होते हो एक दूसरे के साथ, और वहां पर फिजिकल अट्रैक्शन को बहुत स्टैंडिंग नहीं होता है। मैं उस फेज की बात कर रहा हूँ जब प्रेम एकदम नया नया होता है। ओके, जहां पर सेक्स को लेकर बहुत एंचैंटमेंट नहीं है, बस उस व्यक्ति को देखना है, उस व्यक्ति का प्रेजेंस मेरे लिए जब मायने रखता है, वो फेज इज एक्चुअली कॉल्ड एज लव। या फिर कहा जा सकता है कि लव, एक्चुअली वो लव नहीं है, इस दुनिया में लव नहीं होता है। बट अगर नाम ही किसी को कुछ लव देना है, तो वो इनिशियल प्यूरिटी वाला जो फेज है, जब जहां पर हम व्यक्ति को देखना चाहते हैं बार बार, वो शायद हाय हेलो करे ना करे, बट बस देख लिया, यही मेरी खुशी है, जब उसकी खुशी मेरी खुशी होती है, वो वाला जो फेज है ना, वो फेज इतना नरिश करता है, इतना नरिश करता है, क्योंकि वहां पर फिजिकल अट्रैक्शन का कोई स्टैंडिंग नहीं होता है। ये फेज अगर आपने अनुभव किया है, तो ही आप इस कंक्लूजन पर आओगे कि सेक्स कोई मायने नहीं रखता, फिजिकल इंटीमेसी कोई मायने नहीं रखती है किसी रिलेशनशिप में। ये आपको अनुभव आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप पहले से ही सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपने रिलेशन बनाया है, आपने उस रिलेशनशिप को अनुभव ही नहीं किया है। इतनी गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूँ। इसलिए रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी बहुत सेकेंडरी रखनी होती है, बिकॉज यू वांट टू एक्सपीरियंस द पर्सन, उसका नेचर, उसका रहन सहन, उसकी बातचीत, उसका लव केयर अफेक्शन वाला नेचर। ये जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, रिलेशनशिप ज्यादा चल ही नहीं सकते। क्योंकि जो रिलेशनशिप सेक्स पर बेस्ड है, फिजिकल इंटीमेसी पर बेस्ड है, गारंटी है, नो डाउट नहीं, गारंटी है कि वो ज्यादा समय टिकेंगे नहीं, नहीं टिक सकते, क्योंकि फाउंडेशन गलत है। ओके, तो ये चीजें मैं और डिटेल में आगे क्लियर करूंगा, जब हम इस पास टाइम को और डिटेल में देखेंगे। ये मैं अभी तो सिर्फ फाउंडेशन बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही सही नहीं है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसी को हम क्लियर नहीं कर पाए अभी तक। ओके, तो लस्ट का पर्पस क्या है? एक्सक्लूसिव पर्पस इज टू क्रिएट प्रोजिनी। लव में लस्ट का कोई इंटरफियरेंस होता नहीं है, क्योंकि अगर लस्ट आ जाएगा पूरा इक्वेशन बिगड़ जाता है। क्योंकि लस्ट का कहना क्या है, मेरी तरफ ध्यान दो, लव का कहना क्या है, मैं तुम्हारी तरफ ध्यान दूंगा। दोनों एक्सट्रीमली अपोजिट है, एक में सेल्फिशनेस है, एक में सेल्फलेसनेस। ओके, तो फिर और अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या फिर मैंने ही सेल्फलेसनेस दिखाना है, सामने वाले ने नहीं दिखाना? ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस व्यक्ति को चुना है। पुरुरवा ने गलत व्यक्ति चुना लाइफ में। पुरुरवा उर्वशी को देखकर इतना अट्रैक्ट हो गया उसके फिजिकल अपीयरेंस से, कि उसने उसके इंटरनल स्टेट को देखा ही नहीं कि भाई ये क्या अजेंडा लेकर है। क्योंकि वो ऑन अजेंडा थी। आगे चलकर जब हम श्लोक दर श्लोक देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा कि उर्वशी ऑन अजेंडा थी, उसको बस टाइम पास करना था। टाइम पास माने उसको शाप मिला था, और वो शाप का समय कैसे काटूं, तो एक अच्छे व्यक्ति के साथ मेरा अगर उठक बैठक हो जाए, तो उसका थोड़ा, उसके साथ थोड़े समय रहूंगी, और उसके बाद चली जाऊंगी। लेकिन ये पूर्व समझ नहीं पाया, और उसने गलत व्यक्ति को अपने लाइफ का सबसे बड़ा स्थान दे दिया। इसलिए साइकोलॉजी में एक सर्कल ऑफ प्लेसमेंट होता है। इस बात को आप लिख लीजिए कहीं पर। सर्कल ऑफ प्लेसमेंट क्या बोलता है? मान लीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, ऐसे अलग अलग सर्कल से, वो सर्कल्स का सेंटर आप हो। आप सेंटर में हो, और एकदम नजदीक वाला जो सर्कल है, उस सर्कल पर हम एकदम क्लोज व्यक्ति, मदर फादर सिबलिंग्स, इन्हीं लोगों को रखते हैं, वेरी क्लोज, माने जिनके साथ ब्लड रिलेशन, इनको रखा जाता है। और फिर जितना जितना दूरी बढ़ता है, उतने उतने डिस्टेंट रिलेटिव्स, या जो जो दोस्त है, सहेलियां है, कई दूर दरार के आपके रिश्तेदार है, तो जितना डिस्टेंस है उतना उसको दूर के सर्कल पर रखा जाता है। ओके, समझ गया आपको? सेंटर पर आप, जितना क्लोजनेस है उतना क्लोज वाले सर्कल पर रखा जाता है। अब यूथ में गड़बड़ी क्या होती है कि मान लो आपको कोई लड़की या लड़का पसंद आ गया, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हम उस गर्ल या बॉय को एकदम हमारे पेरेंट वाले सर्कल पर रखते थे एट स्टार्ट। और सर्कल ऑफ प्लेसमेंट क्या बोलता है? जितना क्लोज सर्कल पर रखोगे, उस व्यक्ति से आने वाला पेन और उस व्यक्ति से आने वाला प्लेजर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
जितना क्लोज उतना ज्यादा पेन, जितना दूर उतना कम पेन, जितना पास उतना ज्यादा प्लेजर, जितना दूर उतना कम प्लेजर। और मैक्सिमम लोग उस व्यक्ति को इतना क्लोज रख देते, इतना क्लोज रख देते हैं, फिर वो जब चली जाती है या वो जब चला जाता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पेन और प्लेजर हो जाता है। जब साथ रहता है या साथ रहती है, इक्विवेलेंट प्लेजर मिलता है। चली जाती है, चला जाता है, इक्विवेलेंट प्लेजर, सॉरी, पेन मिलता है। इसलिए उस व्यक्ति को ऑल ऑफ अ सडन सबसे क्लोज वाले सर्कल पर रखना ये बहुत डेंजर होता है। तो फिर आप कहेंगे कि अरे फिर कोई ऐसा तो लाइफ में फिर हम किसी को अपना नहीं पाएंगे, बराबर है। मैं आपको एक फाइनल एक पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर एंड करेंगे। अ, देखिए, रिलेशनशिप की श्रृंखला में तीन रिलेशन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। सबसे बॉटम लाइन पर होता है फ्रेंडशिप, अच्छा दोस्त या अच्छी सहेली। उसके ऊपर होता है पेरेंट्स। पेरेंट्स का जो प्रेम है वो काफी डीप होता है, काफी पूरा ही सेल्फलेस होता है। ओके। फ्रेंड्स का काफी हद तक होता है, पेरेंट्स का पूरा होता है। लेकिन हम इन दोनों रिलेशनशिप्स में सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। ये नेचुरल प्रोक्लिविटी है हर व्यक्ति की। हर लड़की एक लड़का ढूंढती है, हर लड़का एक लड़की ढूंढता है। लड़के का टेंडेंसी क्या है, लड़के का थॉट प्रोसेस क्या है? मैं किसी को अपनाना चाहता हूँ, मैं किसी की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। लड़की का माइंडसेट क्या है? मैं किसी की बनना चाहती हूँ, मुझे कोई अपनाए। प्लीज इस बात को समझिए। अब इसमें ऊंच नीच की बात मतलब, अरे ये तो आप क्या कह रहे हैं, तो लड़की ऐसी होती है क्या? ये नेचुरल साइकोलॉजी है। गर्ल वांट्स दैट शी बिलोंग टू समवन, बॉय वांट्स दैट ही एक्सेप्ट समवन। वो चाहता है कि मैं किसी की जिम्मेदारी लूं, लड़की चाहती है कि हाँ मेरी जिम्मेदारी कोई ले, मैं किसी की बनना चाहती हूँ। ये बहुत नेचुरल है दोनों में। यहाँ पर मेल फीमेल का डोमिनेंस मत लाइए, ये हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं। आजकल ये फेमिनिज्म की वजह से हुआ क्या है कि लड़कियों को ऐसा बताया गया है कि ये गलत है, आप क्या इतनी डिपेंडेंट है क्या, आप क्या खुद के लिए कुछ नहीं, ये नेचुरल है। शी वॉन्ट्स दैट somebody एक्सेप्ट मी, आई वॉन्ट टू बिलोंग टू समवन। ये उसके लिए बहुत नेचुरल फेनोमेनन है। और लड़की के लिए नेचुरल क्या है कि वो अपना अपना चाहता है, वो किसी की जिम्मेदारी खुद होकर लेना चाहता है। और ये ऐसा रिलेशन है जो कि बहुत सुंदर है, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सुंदर रिलेशन है। एक लड़का जब एक लड़की को अपनाना चाहता है, ये लड़की किसी लड़के को अपना अपने आप को सौंपना चाहती है, ये इतना सुंदर है, ये इतना सुंदर है। दिक्कत क्या होती है? बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है किसी के। जैसे हमने पहले जो फिश की स्टोरी ली, फिश की स्टोरी में क्या देखा? दूर बुद्धि जो है, दूरदृष्टि वाला जो मछली है, वो जानता है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन चार पांच करते करते ये स्टेप फाइनल स्टेप होगा, पानी खत्म हो जाएगा, यही मर जाएंगे। तो वो पूरे पाथ को जानता था, इसलिए उसने क्विक वहां पर डिसीजन ले लिया। आज का यूथ न तो प्रोसेस जानता है, न तो स्टेप्स जानता है, और न ये जानता है कि कौन से स्टेप पर क्या होने वाला है। हमको तो यही सिखाया गया है क्विक कहाँ पर मिलता है, क्विक एंजॉयमेंट कहाँ मिलता है, क्विक एंजॉयमेंट कहाँ मिलता है। और वो क्विक एंजॉयमेंट का ट्रैप इतना भयंकर है, न तो आपको रिलेशनशिप का आनंद लेने देगा, और जब रिलेशन में कुछ डैमेज हो जाएगा आप पूरी तरह टूट जाओगे, जो कि पुरुरवा की स्टोरी है। तो हम ये जो सेशंस है, इसमें हम लस्ट और लव का डिफरेंस क्या है ये देखेंगे, और इस लस्ट को कैसे डील किया जाए वो भी हम यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। तो एक्रोनिम हमने बनाया है लस्ट का। एल स्टैंड्स फॉर लव, यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड द एनिमी, जो कि हमारे लिए लस्ट है। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटजीज, क्या क्या स्ट्रेटजीज हम यूज कर सकते हैं। एंड टी लास्ट इज टॉलरेटिंग टेम्पटेशंस। LUST, लव, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटजीज, एंड लास्ट इज टॉलरेट टेम्पटेशन। ओके। तो ये हम अगले सत्रों में इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पुरूरवा का इवेंट है,
पुरुरवा का बर्थ पहले दिया जाएगा, उसके बर्थ, उसके फादर का, सॉरी उसके दादाजी का स्टोरी इतना डेंजर है। हम स्टेप बाय स्टेप जब उनके दादाजी का नाम है चंद्र, मैंने हम जो चंद्र देखते हैं ना उसके दादा है वो। तो उनका ही स्टोरी पहले शुरू होगा और फिर इनका जन्म होगा। फिर ये स्वर्ग में जाएंगे युद्ध करने के लिए, वहां पर उर्वशी इनको मिलती है, दिखती है। उर्वशी इनके बारे में सुनती है, और जब शापित होती है, ये तो नीचे चले आते हैं, लेकिन जब शापित होती है तो वो सोचती है कि मैं पुरुरवा से शादी करूंगी, जब तक शाप खत्म नहीं होता, और शाप खत्म होते ही मैं वापस चली आऊंगी। तो ऑन एजेंडा वो दोस्ती करती है पुरुरवा से, शादी करती है, 6 बच्चे इनके होते हैं। लेकिन ये जब छोड़कर चली जाती है, तब पुरुरवा की क्या हालत होती है वो देखने जैसी है। अगर वो सुनना है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सत्र